शादी की रात दुल्हन हुई किडनैप, भाग 3। मैंने कहा, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बताओ मुझे, क्या नुकसान हुआ है तुम्हारा? तो वो कहने लगा, तुमने मेरी बहन की जान ले ली, मार डाला उसे। ये कहने के बाद उसने मुझे ज़ोर से बाजू से पकड़ा और घसीटता हुआ मुझे नीचे ले आया। चौकीदार से कहा, दरवाज़ा खोलो। पोर्च में गाड़ी खड़ी थी। फ्रंट डोर खोलकर उसने मुझे धक्का देकर गाड़ी में बिठाया था और फिर ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया था। मैं बुरी तरह से काँप रही थी। वो मुझे पुलिस स्टेशन लेकर गया, मेरा बाजू पकड़कर घसीटता हुआ अंदर लेकर गया। वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर उसे देखकर खड़ा हो गया और उससे कहने लगा, आशुतोष तुम यहाँ? पर वो इंस्पेक्टर कभी मुझे देख रहा था तो कभी आशु को। इंस्पेक्टर कहने लगा, ये कौन है? तो आशु कहने लगा, इस वक्त मुझे सिर्फ ये बताओ कि महेश कौन सी जेल में है। इंस्पेक्टर ने हवलदार से कहा कि इन्हें महेश के पास ले जाओ। मैं हैरान थी कि मैं तो किसी महेश को नहीं जानती। वो मुझे बाजू से पकड़कर घसीटता हुआ हवलदार के पीछे चलने लगा, जो एक जेल के पास जाकर खड़ा हो गया था। वहाँ एक 24-25 साल का एक लड़का था। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, सर के बाल भी बढ़े हुए थे, चेहरे पर जख्मों के निशान थे। आशु को देखकर उसकी आंखों में नफरत उतरी थी। वो कहने लगा, तू फिर आ गया कमीने, क्या चाहता है मुझसे? तेरा दिल नहीं भरा अभी तक? कब तक तू बदला लेता रहेगा मुझसे? आशु कहने लगा, जब तक तू जिंदा है। लेकिन देख, आज तो मैं तुझे तेरी महबूबा से मिलवाने लाया हूँ। ये सुनकर मैंने आशु को हैरत से देखा था। वो लड़का भी उसे हैरत से देखने लगा और फिर मुझे देखने लगा। फिर वो आशु से कहने लगा, ये कौन है? उसके सवाल पर आशु ने मेरा बाजू झटके से छोड़ा और मुझे धक्का दिया। मैं जेल से टकराते हुए बची थी। जेल की दोनों सलाखें मैंने बाहर से पकड़ ली थी ताकि मेरे सर पर चोट न लग जाए। आशु उस लड़के से कहने लगा, देख गौर से, ये वही है जिससे तू मोहब्बत करता है, तेरी पसंदीदा नॉवेल राइटर, जिसके नॉवेल तू पढ़ता था। ये सुनकर वो लड़का मुझे गौर से देखने लगा। शायद उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर वो उससे कहने लगा, तुम झूठ बोल रहे हो। ये लड़की तुम्हारे कब्ज़े में कैसे हो सकती है? तुम इसे कैसे हासिल कर सकते हो? मैं हैरानी से दोनों को देख रही थी। वो कहने लगा, पूछ इससे कि गीता राइट्स के नाम से कौन नॉवेल लिखता था। वो मुझे गौर से देखने लगा, कहने लगा, आप जिया हैं? आप ही नॉवेल लिखती हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं उसकी जेल से पीछे हट गई। उस वक्त तो वो लड़का मुझे इंसान कम और जानवर ज़्यादा लग रहा था। शेव बढ़ी हुई थी, मूछें भी बढ़ी हुई थी, बाल भी उसके बढ़े हुए थे, बिल्कुल उजड़ी हुई हालत में था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो आशु ने मुझे फिर से बालों से पकड़कर खींचा। मैं फिर से कराह कर रह गई। मैंने कहा, मेरे बाल छोड़ो। कहने लगा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? इसे बताओ ना कि तुम कौन हो। मैंने कहा, मेरे बाल छोड़ो आशु, मुझे दर्द हो रहा है। कहने लगा, जो तकलीफ़ मैंने सही है ना, तुम्हारा दर्द उसके मुकाबले में कोई मायने नहीं रखता। तो अब बताओ इसे कि तुम कौन हो, वरना मैं तुम्हारे हाथ की हड्डी तोड़ दूँगा। ये कहकर उसने मेरा हाथ और ज़ोर से दबाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, हाँ, मैं ही गीता राइट्स के नाम से लिखती थी, मेरा नाम ही जिया है। ये सुनकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आपको कभी अपनी आँखों से देख पाऊँगा। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने आपकी कोई नॉवेल नहीं छोड़ी। आप मुझे बहुत अच्छी लगती थी। बिना देखे ही मैं आपका दीवाना था। आपको पता है, मुझे आपके नॉवेल के हीरो के जैसा ही बनने का शौक़ था और मैं बिल्कुल आपके नॉवेल के हीरो की तरह ही बन गया और अपनी बीवी के साथ शादी की रात मैंने वैसे ही गुजारी जैसा आपके नॉवेल के हीरो गुजारते थे। लेकिन आप इसके पास कैसे आईं? आशु ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे वहाँ से वापस ले जाने लगा। वो लड़का वहाँ से चिल्लाने लगा और कहने लगा, थोड़ी देर और रुकने दो इसे यहाँ, अभी तो मेरी आंखें अच्छी तरह देख भी नहीं पाईं। वो फिर मुझे पुलिस स्टेशन से बाहर लेकर आ गया। मैं अभी तक समझ ही नहीं पा रही थी कि मसला क्या है, मामला क्या है। उसने मुझे गाड़ी में बिठाया और फिर मुझे शमशान में ले गया। फिर एक जगह ले जाकर उसने मुझे फेंका था और फिर मुझे कहने लगा, देखो, यहाँ मेरी बहन की चिता को जलाया गया था
और जिसे तुम जेल में मिलकर आई हो ना, वो मेरी बहन का पति था, जिसे तुमसे इश्क था और तुम्हारे नॉवेल से भी। तुम्हारे नॉवेल पढ़कर उसकी सोच तुम्हारे नॉवेल्स के हीरो जैसी बनती गई कि शादियाँ ऐसी ही होती हैं और पति भी ऐसे ही होते हैं जैसा तुम्हारे नॉवेल्स में होता है। जानती हो उसने मेरी बहन के साथ क्या सलूक किया था? उसने मेरी बहन के साथ जानवर वाला सलूक किया था। जो अत्याचार मैंने अब तक तुम पे किए हैं ना, वो तो बहुत कम है उन अत्याचार से जो अत्याचार उसने मेरी बहन पे किए थे। उसने ये भी कहा था कि उसे इसी तरह के मर्द पसंद हैं। मेरी बहन मायके में आकर मुझे कुछ नहीं बताती थी क्योंकि वो उसे डराता था, मारता था, बिल्कुल तुम्हारे नॉवेल्स के हीरो की तरह। मेरी बहन को कभी भी उससे मोहब्बत नहीं हुई थी। लेकिन पता नहीं तुम्हारे नॉवेल्स की हीरोइन को कैसे मोहब्बत हो जाती थी ऐसे दरिंदों से। वो मासूम लड़कियां कैसे मोहब्बत कर लेती हैं जो उनके पूरे जिस्म को प्यार के नाम पर दरिंदगी का शिकार बनाते हैं, निशाना बनाते हैं। ऐसे मर्द हीरो कैसे हो सकते हैं जो औरतों के साथ जानवरों की तरह सलूक करते हैं? तुम्हारे नॉवेल्स जब मैंने पढ़े तो मेरे कानों से धुआं निकलने लगा था। जानती हो नॉवेल्स लिखने वाले की जिम्मेदारी क्या होती है? वो एक अच्छी बात की प्रेरणा देती है, एक अच्छा मैसेज देती है जिसको पढ़कर लोग समाज में फैली हुई इन बुराइयों से बच सकें, ना कि बुराइयों की तरफ जाएं। ये तो एक महेश है, ना जाने ऐसे कितने महेश हैं जो तुम्हारे नॉवेल्स को पढ़ पढ़कर जानवर बन चुके हैं, जो अपनी बीवियों को शादी के नाम पर दरिंदगी का शिकार बनाते हैं और नतीजा या तो तलाक होता है या लड़की मर जाती है, जैसे मेरी बहन मर चुकी है। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मैं अब तक ये सोच रही थी कि मैं कहीं भी कसूरवार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी सिर्फ अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए। मेरे एक एक एपिसोड पर 2-2 लाख व्यूज़ आते थे, कमेंट्स आते थे, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये नॉवेल्स, स्टोरीज़, कहानियाँ ये इंसान की ज़िंदगी पे बहुत असर डालती हैं। लिखने वाले की ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। अच्छी बात को प्रमोट करने का जितना फ़ायदा है, बुरी बात को फैलाने का भी उतना ही बड़ा नुकसान है। मैंने जालिम और नेताओं के बिगड़े हुए बेटों को हीरो बना दिया जो मासूम सी गाँव की लड़कियों के साथ जानवरों जैसा सलूक करते थे। मैंने लड़कियों को उनका क्रश बना दिया। लड़कियों के लिए सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन, ज़मींदार और नेताओं के लड़के, बिगड़े हुए लड़के हीरो बन गए और आम नौजवान उनकी नज़र में कुछ भी अहमियत नहीं रखते। उन सब लड़कियों की ख्वाहिश अब सिर्फ यही होती है कि उन्हें अमीर बिजनेसमैन लड़का ही चाहिए जिसका अपना बंगला हो, गाड़ी हो, चाहे बाद में उसके साथ जानवर वाला सलूक ही क्यों ना हो। लेकिन लड़का ऐसा ही अच्छा लगता है जो कि स्मार्ट हो, जिसकी अंग्रेज़ों वाली पर्सनालिटी हो। दूसरी तरफ लड़के भी यही समझने लगते हैं कि शायद लड़कियां ऐसे ही लड़कों को पसंद करती हैं और ऐसी ही मोहब्बत लड़कों से चाहती हैं, या ऐसी ही मोहब्बतें उनको सुकून देती हैं। हालांकि वो मोहब्बत नहीं होती, वो तो जहालत होती है, दरिंदगी होती है। मुझे अब अपने किए पर बहुत अफसोस हो रहा था। एक लड़की मेरी वजह से मौत के घाट उतर चुकी थी और ऐसी ख़बरों में सोशल मीडिया पर पढ़ती रहती थी कि 2 रातों में पति ने पत्नी के साथ ऐसा दरिंदगी की कि वो मर गई। मेरे कानों में न्यूज़ चैनल की आवाज़ें गूंजने लगी, साथ ही अपने नॉवेल्स के बेहुदा सीन जो मैंने खुद लिखे थे, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी शोहरत के खातिर। कई लड़के ऐसे दरिंदगी करके जेल में बंद नज़र आते हैं। आए दिन एंकर ये पूछता है कि आखिर तुमने एक रात में ऐसा क्या किया था कि एक लड़की को ही जान से मार डाला। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आशु घुटनों के बल बैठा हुआ फूट फूट कर रो रहा था और अब मुझे लग रहा था कल से जो कुछ उसने मेरे साथ किया है वो गलत नहीं था। मुझे लगा जैसे मुझ पर पागलपन छाने लगा। मैं पागलों की तरह रोए जा रही थी। मैं नहीं जानती थी कि आशु की बहन दिखती कैसी थी, लेकिन मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर कँपकँपाते हुए उससे माफ़ी मांग रही थी जो मेरी वजह से इस दुनिया में नहीं रही थी। मैं आशु से भी कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं बिलक बिलक कर रो रही थी और उससे माफ़ी मांग रही थी। वो कहने लगा, किस किस से माफ़ी मांगोगी तुम? बोलो, किस किस से माफ़ी मांगोगी? तो क्या तुम्हारे माफ़ी से मेरी बहन ज़िंदा हो जाएगी?
या तुम्हारी माफ़ी से महेश जैसे लोग जेल से बाहर आ जाएंगे, अपनी दरिंदगी को छोड़ देंगे, औरत को औरत समझने लगेंगे। औरत कोई मोम की गुड़िया नहीं है जिसे चाहे तोड़ो मोड़ो उसे कुछ भी नहीं होता। औरत इंसान होती है और हीरो वो होता है जो औरत को इंसान समझे, उसे मोहब्बत दे। मर्द के लिए औरत एक तोहफ़ा है जो उसे संभाल के रखना चाहिए, उसे इज़्ज़त देनी चाहिए। मर्द को मर्द की संगत से सुकून मिलता है और औरत को औरत की संगत से सुकून मिलता है। तुम्हारी बेहुदा नॉवेलों ने आज तक नस्ल को तबाह करके रख दिया है और उन्हें जानवर बना दिया है। क्या करोगी तुम? किस किस को जवाब दोगी? पता नहीं तुम्हारी वजह से कितनी लड़कियां मौत के घाट उतर चुकी होंगी, कितने ही मर्द दरिंदगी को मोहब्बत समझ कर करते होंगे। जो तुम्हारे फ़ैन हैं फिर वो कहने लगा छोड़ कर आऊँ मैं तुम्हें वहाँ उस महेश के पास, एक रात उसके साथ भी जेल में गुजार लो ताकि तुम्हें पता चले कि दरिंदगी क्या होती है। फिर मेरा सलूक तुम्हें अत्याचार नहीं लगेगा। उसकी बात ने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया था। मैंने कहा नहीं, मुझे किसी के पास नहीं जाना। तो वो कहने लगा तुम्हारे डिवोर्स पेपर मैंने तैयार करा लिए हैं, मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी थी। बस मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि जब कलम उठाया है तो उसका हक़ भी अदा करो। मैंने कहा मेरे घर वाले मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो कहने लगा कि अब ये मेरी हेडेक नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। जब भी तुम्हें देखता हूँ तो अपनी बहन का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। मैं तुमसे सिर्फ बदला लेने के लिए शादी की थी ताकि तुम्हें एहसास दिला सकूं कि तुमने क्या किया है, क्योंकि जब तक खुद पर नहीं बीतती इंसान को एहसास नहीं होता। अगर मैं ये बात तुम्हें सिर्फ कहकर समझाता तो तुम मेरी बात को कभी भी ना समझती, लेकिन मेरे ख़्याल से अब तुम्हें अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मैंने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, एक कोने में फेंक के रखना तुम मुझे, मैं उफ़ तक नहीं करूँगी। मैं बदनाम हो चुकी हूँ, मेरे माँ बाप मुझे कभी भी अपने साथ नहीं रखेंगे और तुम जानते हो अगर मुझे मेरे माँ बाप ने नहीं रखा तो मैं कहाँ जाऊँगी? जहाँ भी जाऊँगी कहीं भी मेरी इज़्ज़त सेफ़ नहीं रहेगी। मेरी बात सुनकर वो मुझे खामोशी से शमशान से घर वापस ले आया था। वो कहने लगा यहाँ कमरे में तुम रह सकती हो, लेकिन इससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखना। मुझे मेरे सामने उन लड़कियों के चेहरे नज़र आने लगे जिन्हें उनके पतियों ने एक ही रात में मार डाला था, दरिंदगी का निशाना बनाया था। ऐसा लगता था कि मैं डिप्रेशन की मरीज़ बनती जा रही हूँ। लेकिन कभी कभी ये भी सोचती थी कि लोग भी तो बड़े अजीब हैं, गंदे टाइटल और गंदे टॉपिक पर मक्खियों की तरह भिन भिनाते हुए आते हैं और दूसरों के लिए बर्बादी का सबब बन जाते हैं। अच्छी पोस्ट पे कभी भी क्लिक नहीं करते। कुछ पोस्ट ऐसी भी होती हैं जिनके टाइटल तो गंदे होते हैं लेकिन उनकी कहानी साफ़ सुथरी होती है, उसमें एक सीख होती है, कुछ सीखने को मिलता है। पढ़ने वाला क्लिक तो इसलिए करता है कि शायद उसमें कोई गंदा टॉपिक मिल जाए, लेकिन अंदर की कहानी को पढ़कर उसे एहसास होता है कि उसने अपना वक्त ख़राब नहीं किया, बल्कि वो एक बुराई से बच गया। वैसे तो इतनी समझ सबके पास होती है कि किसको क्या पढ़ना चाहिए, किसके लिए क्या फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि इंसान का नफ्स उसके हाथ में होता है। कहानी का दूसरा भाग यहीं तक था। तीसरा भाग कल अपलोड किया जाएगा। आप कहानी से बने रहिएगा क्योंकि कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है।